दोस्तों, राहुल नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल के करीब थी, दिल्ली जाने के लिए वह रेलवे स्टेशन पर जाता है और जो तमाम सीमेंट की सीटें बनी होती हैं, वह देखता है कि एक सीट पर कई औरतें बैठी हुई हैं। तभी वह बैठने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है और उसे देखकर दोस्तों वह दंग रह जाता है और वह सोचने लगता है कि यार ये हो ना हो, मेरी या जो 5 साल पहले मेरा तलाक हुआ है, तलाकशुदा पत्नी ही बैठी हुई है। फिर वह सोचता है कि यार भला वो यहाँ क्या करेगी, उसका गांव तो यहाँ से काफी दूर है और वो यहाँ क्या करने आएगी। वो उसी को देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जब थोड़ी दूर और आगे जाता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि यार ये हो ना हो, मेरी तलाकशुदा पत्नी ही है। और फिर ये उसके पास चला जाता है और जब दोस्तों उस महिला के पास वह जाकर पहुंचता है, तब उसके बगल में एक और महिला बैठी हुई होती है और उनसे कहने लगता है, अगर आप आगे वाली सीट पर बैठ जाएं तो मुझे इनसे थोड़ी बात करनी है। जैसे ही राहुल ऐसी बातें करता है और वो महिला दोस्तों राहुल की तरफ जब देखती है, तब वह भी दंग रह जाती है और दोस्तों एकटक राहुल को देखने लगती है और नीचे को सर कर लेती है। राहुल फिर उसी महिला के पास बैठ जाता है और उस महिला का नाम दोस्तों प्रीति होता है। और फिर राहुल प्रीति से कहता है, और प्रीति क्या हाल है, बहुत दिनों बाद ही तुमसे मुलाकात हुई, 5 सालों बाद अब मिली हो, और बताइए कैसी हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। दोस्तों वह ढेर सारे सवाल प्रीति से करने लगता है, लेकिन प्रीति अपने सर को नीचे झुका कर कहती है, ठीक है, बस मेरे पिता की तबीयत खराब है, इसीलिए दिल्ली उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। फिर प्रीति पूछती है कि आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब राहुल कहने लगता है कि मेरा एक फैक्ट्री में कल इंटरव्यू है, उसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अगर मेरा इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा तो मैं दिल्ली में ही सेटल हो जाऊंगा और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है और उसी का इंटरव्यू देने के लिए मैं जा रहा हूँ। फिर राहुल प्रीति से कहता है, प्रीति ये तुमने हालत क्या बना रखी है, पहले तो तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी थी, तुम्हारी पर्सनालिटी भी अच्छी थी, तुम देखने में बेहद खूबसूरत थी, और ये तुमने अपना कैसा हुलिया बना के रखा है। दोस्तों वह जो प्रीति होती है, उसने जो साड़ी पहने हुई थी वह काफी जर्जर हो चुकी थी। इसीलिए राहुल उससे कहने लगता है कि तुम तो बड़े घर की हो और ऐसी अपनी हालत बना के रख, और कहता है कि मैं तो तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, अब तुमने ये हालत कैसी बना कर रखी है। तब प्रीति कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। जब ये सब प्रीति अपने तलाकशुदा पति के मुंह से सुनती है तो उसकी जो आंखें हैं काफी नम हो जाती हैं और नीचे सर करके दोस्तों आंसू बहाने लगती है। तभी जो राहुल होता है वह प्रीति से कहता है, प्रीति आखिर बात क्या है, क्या हुआ, और बताओ तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, तुम्हारा भाई कैसा है। तुम्हारे भाई तो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तुम्हारे माता पिता तो काफी अमीर हैं, तुम्हें तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी, और बताइए। दोस्तों फिर प्रीति कहती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, आप बताइए आपके माता पिता कैसे हैं, आप कैसे हैं। तब राहुल कहता है कि मेरे माता पिता तो 3 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका है, अब अकेला ही बचा हूं मैं, अकेला ही अपना जीवन काट रहा हूं, अब क्या करूं, कोई सहारा भी नहीं है। एक तुम थी जो तुमने पहले ही मुझे 5 साल पहले ही छोड़ दिया, अब मैं अकेले ही अपना जीवन काट रहा हूं। तभी राहुल भी प्रीति से पूछता है, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम्हारा भाई कैसा है। तब प्रीति कहती है कि मेरी जो माँ है उनका तो 4 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, अब जो मेरे पिता हैं वह मेरी माँ के जाने के बाद काफी बीमार रहते हैं, इसीलिए मेरा भाई शादी करके अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रहा करता है और मेरे पिता को भी वहीं बुला ले गया। अब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, इसीलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। दोस्तों फिर राहुल कहता है कि तुम्हारी माँ एक्सपायर हुई तो एक बार भी तुमने मुझे बताया नहीं, अगर बता देती तो मैं भी तुम्हारी
माँ के जनाजे में शामिल हो जाता। लेकिन फिर राहुल कहता है कि हाँ भला, अब हम आपके हैं कौन जो आप हमें ये सब बताएंगी। तभी प्रीति भी कहती है कि आपने भी हमें जब कुछ नहीं समझा, आपके माता पिता एक्सपायर हुए तो एक बार भी आपने नहीं बताया, नहीं तो मैं भी आती। मुझे सुनकर काफी दुख हुआ और भगवान आपके माता पिता की आत्मा को शांति दे। दोस्तों, इसी तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन आ जाती है और फिर दोस्तों जनरल बोगी का टिकट होता है और जो राहुल होता है वह दौड़कर दोस्तों तुरंत ही डिब्बे के अंदर जाता है और एक सीट पर कब्जा कर लेता है और तुरंत ही प्रीति को आवाज लगाता है, प्रीति यहाँ आकर बैठ जाइए, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो प्रीति होती है वह कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मुझे जहां जगह मिलेगी मैं बैठ जाऊंगी। तभी राहुल जिद करता है कि कम से कम बहुत दिनों बाद मिली हो, एक अजनबी की भांति कम से कम कुछ देर सफर में तो साथ बैठ जाओ, उसके बाद तो कल तुम कहाँ होगी मैं कहाँ होऊंगा और हम दोनों की दोबारा मुलाकात हो ना हो, कम से कम आज तो साथ में कुछ सफर हम लोग तय कर लेते हैं। फिर प्रीति जब राहुल की ऐसी बातों को सुनती है तो वह आकर राहुल के पास बैठ जाती है और कुछ देर यह लोग बातें करते हैं। तभी राहुल कहता है कि और बताओ प्रीति, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई और तुम पहले क्या थी, कैसी हो गई, और मेरी जो एक बेटी थी, कम से कम मेरी बेटी के बारे में तो कुछ बता दो। दोस्तों, जैसे ही बेटी का नाम राहुल अपने मुंह से लेता है वैसे ही जो प्रीति होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि आपकी बेटी अच्छी है, क्योंकि वो मेरी भी बेटी है। मैं अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए उसे खोने से डरती हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे अपने पास उसे लेकर चली आई, उसी के भरोसे तो मैं जीवित हूँ। तभी दोस्तों जो राहुल होता है फिर वह प्रीति से पूछता है कि जब हमारा तलाक हुआ था तब तुमने मुझे शराबी कहकर ठुकरा दिया था और कहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा शराब पीता हूँ, तुम्हारी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता हूँ, तुम्हारे डिमांड पूरी नहीं कर पाता हूँ। यही कहकर तुमने मुझे अपने माता पिता और अपने भाई के दम पर मुझे ठुकरा कर मेरी बेटी को लेकर तुम चली गई थी और मुझसे 4 लाख रुपए भी तुमने ले लिया था। अब जो पैसे तुमने लिए थे उससे तो कोई बिजनेस तुमने शुरू किया होगा, तुम उस पैसे से क्या किया और मेरी बेटी के लिए क्या कर रही हो, और मेरी बेटी तो बड़ी हो गई होगी ना। दोस्तों, जैसे ही प्रीति यह सब सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह राहुल से कहती है कि मेरा जो भाई है वह काफी शराबी निकल गया और जो पैसे आपने 4 लाख रुपए दिए थे वह इधर उधर बिजनेस के काम के लिए ले लेकर सब खर्च कर डाला, और फिर मेरी जो बेटी है उसको मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वो पढ़ाई करती है। फिर मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, फिर मेरे जो पिता हैं वह अकेले हो गए, वह काफी बीमार होने लगे और मेरा भाई शादी करके अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला गया। अब मैं अकेले ही घर पर रहा करती हूँ, अपना अकेले ही पालन पोषण करती हूँ, बेटी को पढ़ाती हूँ। तभी राहुल जब प्रीति के मुंह से ऐसी बातों को सुनता है तो वह कहता है कि मेरी बेटी का अच्छे से तो तुम ख्याल रखती हो ना, और तुम्हारे जो खर्च के लिए हैं वह पैसे कौन उठाता है, तुम्हारे भाई देते होंगे, तुम्हारे माता पिता तो बीमार ही रहते हैं। तभी प्रीति कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो भाई है जब से उसकी शादी हुई वह हम लोगों को खर्च के लिए पैसे नहीं देता, वह अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में ही रहता है, वह घर नहीं आता। मेरे पिता को भी उसने दिल्ली बुला लिया क्योंकि वह पेंशन पाते हैं, तो इसीलिए उनकी पेंशन लेने के चक्कर में वह उन्हें अपने पास रखता है और घर पर मैं अकेली रहती हूँ और मेरे पास कोई और रोजगार नहीं है। तो मैं इसीलिए जो मेरे पड़ोस के कुछ बड़े आदमी हैं उनके यहाँ मैं खाना बनाने जाती हूँ और बर्तन भी मांजती हूँ, 2 घरों में ऐसे काम करती हूँ, 4-4 हजार रुपए मुझे महीने के मिल जाते हैं। और जो मेरे घर का पड़ोसी है मैं अपने पड़ोसी के यहाँ भी चूल्हा बर्तन कर देती हूँ, खाना बना देती हूँ, वो भी मुझे 4 हजार रुपए दे देते हैं। इसी तरह से महीने का मैं 11-12 हजार रुपए कमा लेती हूँ, उसी से हमारा घर चलता है और मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा देती हूँ और हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही राहुल अपने तलाकशुदा पत्नी प्रीति के मुंह से ऐसी बातों को सुनता है
तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर वह गुस्से में अपनी तलाकशुदा पत्नी से कहने लगता है कि यार प्रीति, कि तुमने पैसों के लिए ही मुझे छोड़ दिया और तुमने मुझे ताना मारा था कि जितना तुम महीने में कमाते हो उतना मैं 2 दिन में खर्च कर देती हूँ, और तुम्हारे माता पिता भी बढ़िया पैसा कमाते थे, तुम्हारा भाई भी अमीर था, इसीलिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। और आज देख लो कैसी तुम्हारी हालत हो गई। तुम्हारी इस हालत पर देखकर मुझे शर्म आ रही है। और वह कहने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर मेरा दिल दहल रहा है, लेकिन प्रीति मैंने तुमसे कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था, तुम्हारे पैर तक गिर पड़ा था कि प्रीति मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, लेकिन तुमने जबरदस्ती अपने भाई और पिता के कहने पर मुझे ठुकरा दिया और अपने माता पिता के घर चली गई। अब मैं शराब भी नहीं पीता, क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं जब से एक्सपायर हो गए, अब खेत बाड़ी जितना है और घर का खर्च सब कुछ मैं ही अकेला हूँ, अब मैं ही सब कुछ संभालता हूँ, तो इसीलिए मैंने जितने भी बुरी आदतें थी वह सब छोड़कर अब एक अच्छा आदमी बन गया हूँ, क्योंकि अब मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, अब जो करना है मुझे ही करना है। तो इसीलिए मैंने एक फैक्ट्री में एक फॉर्म अप्लाई किया था मैनेजर की पोस्ट का, और उसमें अब एग्जाम होने वाला है, वही एग्जाम मेरा निकल जाएगा तो मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लगेगी और वहीं फिर सेटल हो जाऊंगा। और फिर वह प्रीति से कहता है कि प्रीति, कम से कम एक बार तुमने मुझे बताया तो होता कि तुम्हारी ऐसी हालत है, सब लोग तुम्हें छोड़ चुके हैं, तुम अकेली ही दूसरों के घर पर बर्तन मांजती हो। दोस्तों, जो राहुल होता है वह अपना सर पीटने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही आज शर्मिंदगी हो रही है कि बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने ही अपने घमंड में आकर मुझे छोड़ दिया। दोस्तों, राहुल की आंखें भी नम होती हैं, प्रीति भी दोस्तों फपक फपक कर रोने लगती है, और फिर राहुल उसे तसल्ली दिलाता है कि एक बार तुमने मुझे अपना समझकर कहा होता, कम से कम भले ही तुम मुझसे तलाक ले चुकी थी, लेकिन पराया समझकर ही मुझसे एक बार बताती तो। लेकिन प्रीति अपने घमंड में थी दोस्तों, इसीलिए वह सोच रही थी, तब बताती है कि मैं सोच रही थी कि अब सब कुछ तो मैंने आपसे रिश्ता तोड़ ही लिया, अब मैं बताकर आपसे क्या करूंगी। दोस्तों, तभी फिर यह लोग कुछ देर तक बैठते हैं। दोस्तों, फिर ऐसे ही इन लोगों का सफर कटता चला जाता है और सब लोग ट्रेन में ही खाना पीना खाने लगते हैं। तभी दोस्तों एक समोसा बेचने वाला जब वहां से गुजरता है, तब राहुल उसे रोक लेता है। राहुल कहता है समोसे दे दो। दोस्तों, जैसे ही राहुल 2 प्लेट समोसे लेता है और प्रीति को कहता है कि प्रीति, मैं तुमसे एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना। तब प्रीति कहती है हाँ ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, कहिए। तभी वो कहता है कि ये समोसे हैं, इसको तो खा लो। तभी प्रीति कहती है कि नहीं, मेरा जमीर ये नहीं कहता कि मैं आपके 1 रुपए का भी कुछ खा लूं। तभी राहुल कहता है कि कम से कम अजनबी समझ कर ही खा लो, क्योंकि इतने दिन बाद मिले हो, कभी अगर मेरे बारे में तुमने अच्छा सोचा हो तो आज इनकार मत करना, एक ही समोसा खा लो। दोस्तों, फिर प्रीति 1 प्लेट ले लेती है, दोनों समोसे खाते हैं और फिर राहुल प्रीति से पूछने लगता है कि तुमने शादी नहीं की क्या, और तुम्हारे जीवन में कोई आया कि नहीं आया। तब प्रीति कहती है नहीं, जब मेरी बेटी है तो मैंने अपना पूरा जीवन यह सोच लिया था कि मैं अपना पूरा जीवन अपनी बेटी के साथ ही गुजारूंगी और अपनी लाइफ में अब किसी को नहीं आने दूंगी, इसीलिए मैंने ना ही किसी के बारे में सोचा और ना ही शादी की। और फिर प्रीति पूछती है कि आप तो शादी कर चुके होंगे, आप शादी कर चुके या नहीं किए। तब राहुल बताता है कि मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैंने जिसके साथ शादी की थी 7 फेरे निभाए थे, सोचा था जीवन भर जिसके साथ मैं खुश रहूंगा। जब वही मुझको ठुकरा कर चली गई तो मैंने दूसरे के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जिसके साथ मैंने 7 वचन निभाने की कसमें खाई थी, जब वही मेरी नहीं हुई तो मैं दूसरे के ऊपर कैसे भरोसा करूं कि दूसरा मेरा कैसे होगा, वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए माता पिता ने काफी फोर्स बनाया कि शादी कर लो, लेकिन मैंने शादी नहीं की। दोस्तों, फिर प्रीति काफी भावुक होती है और इतने में ही दोस्तों दिल्ली स्टेशन आ जाता है।
दोनों स्टेशन से बाहर उतरते हैं और राहुल फिर कहने लगता है कि यार जो हमारी बेटी है, काश तुम मेरी बेटी को एक बार ले आती तो मैं भी देख लेता। मैं अपनी बेटी को बहुत चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन प्रीति भावुक होकर कहती है कि आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी लगती है और हमेशा ही अपने पापा के बारे में पूछती रहती है। लेकिन मैं उसे तसल्ली देती हूँ कि बेटा अब तुम्हारे पापा नहीं आएंगे और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। यही कहकर मैं उसे संभाल लेती हूँ। दोस्तों फिर राहुल प्रीति से कहता है कि अच्छा ये बताइए प्रीति कि आप यहाँ कितने दिन तक रुकेंगी। तब वो बताती है कि अब 2 से 3 दिनों तक तो रुक ही जाऊंगी और फिर घर चली जाऊंगी। तभी राहुल कहता है कि आप कम से कम अपना मोबाइल नंबर दे दे तो अच्छा होगा। तब प्रीति मोबाइल नंबर तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी दोस्तों राहुल के रिक्वेस्ट पर कि मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, दूर से ही देखकर चला जाऊंगा, आप अपना नंबर दे दीजिए। फिर प्रीति अपना नंबर दे देती है और राहुल फिर दोस्तों अपने जेब से 5,000 रुपए निकालता है और प्रीति के हाथ में रखने लगता है। तभी प्रीति पैसे नहीं लेती और दूर हट जाती है और कहती है कि मेरा जमीर ये नहीं कहता कि मैं आपसे पैसे लूं। तभी राहुल कहता हाँ मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, सब कुछ तो आपने 5 साल पहले ही सब छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपके लिए नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए ये दे रहा हूँ। प्लीज इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी पर मेरा भी जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। मैं अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, उसके पालन पोषण के लिए, प्लीज इसे ले लीजिए, इनकार मत कीजिए। तभी दोस्तों प्रीति उस पैसे को ले लेती है और फिर राहुल कहता है जब आप यहाँ से जाएं तो एक बार मुझे फोन जरूर कीजिएगा और तभी हम लोग यहाँ से साथ में ही चलेंगे। तब प्रीति कहती है कि अब मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं बस से ही चली जाऊंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जाना चाहें चले जाइएगा। जब प्रीति को पैसे दे देता है, प्रीति फिर उस पैसे को रख लेती है और फिर राहुल उससे कहता है कि जब आप यहाँ से जाएं तो एक बार मुझे बताइएगा, हम लोग साथ में ही घर चलेंगे और मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। एक बार आप मेरी बेटी को मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं जीवन में आपको परेशान नहीं करूंगा और ना ही आपसे मिलने आऊंगा। दोस्तों इतने में ही जो प्रीति होती है वह भी काफी भावुक हो जाती है और राहुल भी उसके सामने आंसू गिराते हुए दोस्तों इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। इधर राहुल इंटरव्यू देने के लिए जब दोस्तों फैक्ट्री पहुंचता है और वहां उसका इंटरव्यू दोस्तों क्लियर हो जाता है, मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, 80,000 सैलरी होती है। वह बहुत ही खुश होता है और फिर एक पास में ही रूम लेकर दोस्तों वहीं फिर नहाता धोता है और 2 दिनों तक रहता है। इधर प्रीति अपने पिता से मिलती है, 2 दिनों तक अपने भाई के घर पर फिर रहती है और फिर राहुल फिर प्रीति के मोबाइल में फोन करता है, पूछता है कि आज तो घर चलोगी कि नहीं चलोगी। तब प्रीति कहती है हाँ बस स्टॉप पर 1 घंटे बाद ही आप मिल जाइएगा। दोस्तों फिर इधर राहुल तैयारी बनाता है, उधर प्रीति तैयारी बनाती है और दोनों तैयारी बनाकर स्टेशन पर मिलते हैं, बस का इंतजार करते हैं। बस आती है और दोनों एक ही सीट पर दोस्तों बैठकर घर के लिए चल देते हैं। तभी जो राहुल होता है वह प्रीति से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि मेरी बेटी तो मुझे पूछा करती है। तब प्रीति बताती है कि वह आपको हमेशा ही पूछती है कि पापा कहाँ हैं, वो कभी आएंगे या नहीं आएंगे। वह बताती है कि मैं उसे झूठी तसल्ली दे देती हूँ कि बेटा एक दिन तुम्हारे पिता तुमसे मिलने जरूर आएंगे। दोस्तों दोनों लोग भावुक होकर दोस्तों आंसू गिराते हैं और प्रीति इतना भावुक हो जाती है कि वह राहुल के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। और दोस्तों राहुल भी उसकी ऐसी स्थिति को देखकर, उसकी दोस्तों कपड़ों को और उसकी शक्ल को देखकर काफी कमजोर हो चुकी थी। दोस्तों पहले उसकी हेल्थ काफी अच्छी हुआ करती थी और काफी अच्छे कपड़े भी पहनती थी, लेकिन अब उसके जर्जर कपड़े और दोस्तों उसकी ऐसी पर्सनालिटी को देखकर राहुल को काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि काश पहले प्रीति तुम कैसी थी, अब कैसी हो गई। दोस्तों फिर रास्ते में ही यह लोग खाते पीते हैं और फिर प्यार से दोनों अपने पुरानी बातों को याद करते हुए दोस्तों भावुक होते हुए दोस्तों घर पहुंचते हैं। प्रीति अपने घर ले जाती है। राहुल जब उसके टूटे हुए दोस्तों झोपड़ी को देखता है
तो वह उसको आश्चर्य में पड़ जाता है और पूछता है कि यह तुम किस घर में रह रही हो? हमारी जब शादी हुई वह घर तो कोई दूसरा था। तब प्रीति बताती है कि मेरा जो भाई है वह काफी शराबी था। मेरी माँ के मरने के बाद पिता जब बीमार हुए तब वह घर बेचकर उनका इलाज करवाया और अब वह किराए पर कमरा लेकर वही रहता है और पापा पेंशन पाते हैं, उसी से अपना खर्च चलाता है। इसीलिए वह पापा को मेरे साथ रहने नहीं देता और इसीलिए पिता को वह मेरे साथ रहने नहीं देता कि अगर पिता मेरे साथ रहेंगे तो उनके पेंशन के पैसे से मैं अपना घर चलाऊंगी। इसीलिए वह उन्हें अपने साथ दिल्ली में ही रहा करता है और अपने साथ रखता है और उनके पैसे से अपना घर चलाता है। दोस्तों, जैसे ही राहुल प्रीति की ये सब बातें सुनता है वह भी भाव विभोर हो जाता है और अपनी बेटी को गले से लगाता है और प्रीति से एक बात कहता है कि प्रीति, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब प्रीति कहती है ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। तभी वह कहता है कि प्रीति, आज से 5 साल पहले ही तुमने मुझे यह कहकर ठुकराया था कि मैं शराबी हूँ, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ और तुम्हारे खर्च नहीं उठा पाता हूँ। लेकिन आज मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, 80,000 रुपए कमाने लगा हूँ। मेरे माता पिता भी अब नहीं रहे, मैं अकेला ही हूँ। अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मेरा जीवन उज्जवल हो जाएगा। दोस्तों, वह प्रीति से कहता है कि प्रीति, अब मैं काफी अकेला पड़ गया हूँ और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है और अपनी बेटी को ऐसे हालत में मैं नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, क्योंकि 5 साल पहले तो तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब एक बार फिर से मैं तुमसे पहले भी हाथ जोड़कर तुमको रुकने के लिए कहा था, लेकिन आज फिर से मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा हूँ, अपने साथ रहने के लिए कह रहा हूँ कि आज फिर से तुम मेरे साथ चलो और मेरा जीवन भर साथ दो और हम दोनों मिलकर अपनी बेटी का एक अच्छा भविष्य बनाएं, जिससे हमारी बेटी अच्छी शिक्षा पा सके और अच्छे घर में रह सके। और मैं ये नहीं देख सकता कि भले ही तुम मेरी पत्नी अब नहीं हो, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि तुम दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजकर मेरी बेटी का भविष्य बनाओ। और वह कहता है कि मैं यह नहीं देख सकता कि तुम दूसरे के घरों में जाकर जूठे बर्तन मांजो और इस झोपड़ी में अपना जीवन व्यापन करो। दोस्तों, वह प्रीति को काफी समझाता है कि प्रीति, भले ही तुमने मुझे पहले छोड़ दिया, लेकिन अब मैं शराब भी छोड़ चुका हूँ, अब मैं अच्छे से रहता हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं रहे, अब तो कम से कम मेरी बेटी के खातिर मेरे साथ रह लो। दोस्तों, जैसे ही प्रीति अपने पति के मुंह से ऐसी बातों को सुनती है, वह फपक फपक कर वहीं पर रोने लगती है और दोस्तों उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने माता पिता और भाई के चक्कर में आकर आपको ठुकरा दिया। आप तो देवता हैं, जो इतना होने के बाद भी आपने हमें स्वीकार कर लिया। दोस्तों, फिर वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और कहता है कि अब हम जीवन भर साथ रहेंगे और मैं तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। दोस्तों, इसके बाद राहुल अपनी पत्नी बेटी को लेकर अपने पुराने वाले घर पर जाता है। वहां 1 हफ्ते तक रहते हैं और फिर उन्हें लेकर दिल्ली चला जाता है और वहीं कंपनी का दोस्तों उन्हें रूम मिलता है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है और अच्छे से आजकल उन लोगों का जीवन व्यापन होने लगा। दोस्तों, इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि दोस्तों समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों रिश्तों में कभी भी दरार ना आने दे। जो दूसरों बहकावे में आकर अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों रिलेशन में दरार ला लेते हैं और छोटी छोटी बातों में दोस्तों रिश्ता तोड़ देते हैं, जो कि इतने अनमोल रिश्ते होते हैं और दूसरे के बहकाव में, दूसरे की बातों में और दोस्तों छोटी छोटी बातों में आकर जो रिश्तों को तोड़ देते हैं और उन्हें बाद में फिर पछतावा होता है कि हमने गलत किया और दूसरे की बातों में आकर हमने अपने रिश्ते को ही खराब कर दिया। तो इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके आप अपने रिश्ते को बचाइए और छोटी मोटी बातों को अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि रिश्ते बड़े ही अनमोल होते हैं और दोस्तों न जाने कब किससे आपकी मुलाकात हो और कैसे रिश्ते आपके साथ बन जाएं, जो जीवन भर का आपका साथ हो और उन्हीं रिश्तों को